आपकी रंग यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्रीय संगीत से संबंधित मेरा परिवार रहा है। जनता उसको बर्दाश्त करती है, स्वीकार करती है और मजे लेती है। राजा जो है वो तेंदुलकर की बात करेगा क्या? कोई प्रैक्टिस वगैरह चलती है या रिहर्सल्स वगैरह चलती है या घर पे? आप श्रेय नहीं लेना चाहते, जबकि सारा श्रेय जाता आप ही को है। वो डायरेक्टर से कान में कहा करते थे कि भट्ट हमको खा जाएगा। चाहते हैं कि कभी ऐसा मौका मिले कि उन सभी को लेकर एक नाटक खेला जाए। एक तो ट्रेडिशनल लैला मजनू, एक आज के लैला मजनू यूनिवर्सिटी वाले जो है ना। मैं तो एक्टर ही रहा। दर्शकों में से कुछ लोग आगे बोले कि ये तो अभिनय तो करते ही नहीं है, आप नाटक को इतने सीरियसली मत लिया करो वरना परेशान हो जाओगे कभी। सबसे कीमती चीज क्या है जो रंगमंच ने आपको दी है अब तक? तो व्यक्तित्व को निखारने में रंगमंच का किस प्रकार से योगदान हो सकता है? नाटक एक तपस्या है, एक पूजा है। रोजी रोटी का साधन अलग, नाटक अलग। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स की अनकट टॉक्स विद प्रशांत सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की हमारी इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत के लिए जो शख्सियत मौजूद है, उस शख्सियत को किसी परिचय की जरूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने काम से अपनी वो पहचान बनाई हुई है जो कि किसी परिचय की मोहताज है भी नहीं। आज भी कहा जाता है कि जब ये मंच पर होते हैं तो इनके चेहरे की चमक देखकर अन्य जो युवा साथी कलाकार होते हैं उनके चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। मैं बात कर रहा हूं भट्ट परिवार से आते हैं श्री वासुदेव जी भट्ट। इनका नाम भी जो है बहुत अदब से लिया जाता है और बहुत सम्माननीय है सभी रंगकर्मियों के लिए। और जितने भी युवा रंगमंच पर आते हैं और इनसे सामना होता है तो झुककर प्रणाम जरूर करते हैं। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है, अच्छा है, सब चल रहा है बढ़िया। जीवन बढ़िया गुजरा। अब जीवन का लास्ट समय भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, प्रभु की कृपा है, ऊपर वाले की। अभी कुछ दिनों पहले आप अस्पताल में भर्ती थे तो सूचना तो मिली थी, आ नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है वैसा। लेकिन सोचा कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए, अनकट टॉक्स विद प्रशांत के लिए जो है आपका एक छोटा सा इंटरव्यू सहेजा जाए जो कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको प्रेरणा देता रहेगा सालों सालों, दशकों दशकों तक। तो उसके लिए तैयार हैं आप? आज जो कुछ भी आप पूछेंगे मैं अब हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी रंग यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां गत 250-300 वर्ष से तमाशा कला चलती है जी। वो तमाशा ऐसा है कि गीत, वाद्य और नृत्य, अभिनय सबका सम्मिश्रण है। और मैं उस परिवार में ऐसा पैदा, और एक शास्त्रीय संगीत से संबंधित मेरा परिवार रहा है। तो मैं बचपन से ही क्या है कि नए सीख करके, नए करके, देख करके, और मेरे को इस कला के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि क्या अभिनय होती है, क्या अभिनय होता है, क्या गायकी होती है, क्या गाते हुए अभिनय होता है, कैसे अभिनय करते हुए गाया जाता है, और किस तरह से क्या। और दूसरी चीज, मंच पर कोई सामने वाला मंच हो, सामने ऑडियंस हो और परफॉर्मेंस एक तरफ हो, वो अलग है। चारों तरफ जनता बैठी हो और फिर नाटक हो, वो अलग है। तो हर तरह के इस तरह के मुझे अनुभव प्राप्त हुए। तो बचपन में ही मैं जो है तमाशे देखा करता था और गायकी सुनता रहता था। हालांकि मेरे को सिखाया, सामने बैठ के सीखा नहीं, लेकिन मैंने देख करके सारा कुछ किया। क्योंकि कई बार फिर मुझे पता लगता था कि हमारे पिताजी किसी को सिखाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने ये सुना हुआ है पहले। इसका मतलब मेरे संस्कारों में शुरू से ही ये कला, अभिनय की, गायकी की, मतलब कहा जा सकता है कि जैसे अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही
युद्ध कला सीख ली थी, चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली थी, वही उसी तरह से आपने कला को जो है माँ के पेट में ही शायद सीख लिया था बहुत कुछ। काफी कुछ। जब मैंने होश संभाला और मैंने अभिनय और गायकी या नाटक वगैरह देखे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे को आता है। तो वो कारण वो आप बता रहे हो कि शायद इस तरह का ही कुछ है। तो मैं बचपन से ही, जब होश संभालने से पूर्व से ही मैं जो है वो अभिनय कला से परिचित हो गया था। जी, बहुत सुंदर आपकी यात्रा ये शुरुआत रही। अब देखा जा रहा है आपकी आने वाली अगली पीढ़ियां भी जो है तैयार हो चुकी हैं, तो तमाशा शैली को देखा जा रहा है कि धीरे धीरे वो कुछ लुप्त होने की कगार पर है। लेकिन आपके परिवार के द्वारा ये भी देखा गया है कि उस तमाशा शैली को जो है लगातार जीवित रखने का प्रयास पुरजोर किया जा रहा है। तो आपकी तरफ से अभी भी क्या कुछ योजनाएं हैं तमाशा को लेकर जयपुर में? तमाशा जो है वो लुप्त होने वाली परंपरा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी लोक नाट्य हैं वो सारे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि आज का टेलीविजन का युग, आज का फिल्म का युग, आजकल मॉडर्न थिएटर का युग, और आजकल थिएटर भी कई तरह के होने लगे हैं। तो उसमें क्या है कि वो पुरानी 250 वर्ष पुरानी 300 वर्ष पुरानी जो कला है उसको जीवित रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि हमने तमाशा जैसे ट्रेडिशनल है, रांझा हीर कैरेक्टर बहुत पुराने, लेकिन आप देखिएगा कि आज भी तमाशे में रांझा जो है वो चश्मा पहन के रांझा का रोल करता है समय के हिसाब से। और नहीं मतलब जो है चश्मा पहनता है, जैसे ऑर्डिनरी अपन पहनते हैं चश्मा, रांझा कैरेक्टर चश्मा थोड़ी पहनता था। नहीं, समय की मांग है दर्शकों के हिसाब से। लेकिन क्या है कि बड़े बड़े IAS अफसर, RAS अफसर, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े हाकिम, और बड़े बड़े जो है ना जो, और दूसरी चीज ऑटो रिक्शा वाला, वो वाला साधारण आदमी, सब एक जाजम पर बैठ करके और ये स्वीकार कर रहा था कि रांझा ही है, चश्मा पहन रखा है तो क्या है। आज भी क्या है कि हीर जो है वो मूछ दाढ़ी वाली है, हीर का रोल करता है वो लड़का जी। लेकिन दर्शक उसे स्वीकार करते हैं। ये एक तो फोक थिएटर की, लोक नाट्य की खासियत है कि जनता उसको बर्दाश्त करती है, स्वीकार करती है और मजे लेती है। एक तो ये है कि जो लोक नाट्य की विशेषता है ना, उसने हमको तमाशा को आगे चलने में बड़ी हेल्प की। दूसरी चीज, हम समसामयिकता से जुड़ते रहते हैं। रांझा से पूछते हैं साहब आपने 12 महीने तक क्या किया, उसने कहा यार क्रिकेट मैच देखा, क्या पाकिस्तान को हराया है इंडिया ने, वो तेंदुलकर ने क्या छक्का मारा है, मुझे बताइए। रांझा जो है वो तेंदुलकर की बात करेगा क्या? है? तो इस तरह के कई समसामयिक हम उसमें जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में उसको आधुनिक तमाशा बना देते हैं। लेकिन रहता ट्रेडिशनल है, ओरिजिनल परफॉर्मेंस ऑफ स्टाइल जो है ना वो वैसी की वैसी रहती है। लेकिन नए सब्जेक्ट जुड़ने के बाद में, नई बातें जुड़ने से तमाशा, और फिर नए तमाशे भी लिखे हैं, आज के तमाशे भी लिख दिए हैं। लेकिन क्या है कि स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन वही रहता है और क्लासिकल म्यूजिक रहता है। कथ्य है, कथ्य नए जोड़ दिए आज के अनुसार। हमने अभी तमाशा 21वीं सदी किया है, तो वो जो आज के समय में जुड़ता है, इसलिए तमाशा जो है ना वो जीवित रहने का इस परिवार ने बड़ा प्रयत्न किया है। मैंने तो किया ही है, लेकिन मेरा जो परिवार है, मेरे आगे के जो बच्चे हैं, वो बड़े अच्छा मॉडर्न थिएटर करते हैं, फिल्में भी करते हैं, बड़ा अच्छे लोग हैं। और वो जो है ना वो उसको बात को समझ गए। वो जिस तरह से मैंने समझा तमाशा कला को, वैसे आधुनिक तमाशा को इन बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह से समझा है और उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से इसको आगे बढ़ाया है। अच्छा, अभी जो आपकी पीढ़ी है, आपके बेटे हैं, आपके पोते पोती हैं, उनको भी आप क्या घर पे तमाशा को लेकर के कुछ सिखाते हैं? कोई प्रैक्टिस वगैरह चलती है, रिहर्सल्स वगैरह चलती है यहाँ घर पे? बहुत बढ़िया बात कही आपने। वो क्या है कि जिस तरह से मैंने सीखा, अनजाने में ही, देखते देखते, होते हुए, उठते हुए, सुबह उठते हुए, चाय पीते हुए, खाते हुए, लेटे जाते हुए, नहाते हुए, धोते हुए, चलते, हमेशा यही चलता रहता है इस घर में। तो बच्चे जो है ना उस वातावरण में इस तरह से ढले हुए हैं कि बिना सीखे सीख जाते हैं जी। तो वो काफी कुछ वैसे ही सीख गए, क्योंकि इनमें एक तो पारिवारिक गुण था जो जन्मजात जो है, आनुवंशिकी प्रभाव भी कह सकते हैं। आनुवंशिकी प्रभाव हो गया, खानदानी गुण जिसे कहते हैं। एक तो वो, और दूसरी चीज क्या है कि फिर वो सीखने का प्रयत्न भी किया इन्होंने, पढ़े भी, आज का मॉडर्न थिएटर भी किया। लोग जो कॉलेजेस में जो है ना वो नाटक सीखा,
नाटक के कोर्सेज ज्वाइन किए। तो ऐसे ऐसे हमारे वो विशाल तो जो है ना वो बड़ा उसमें नाटक में क्या PhD वो है, क्या कहते हैं, नेट, बड़ा पढ़ा लिखा। और ये लोग हमारे तपन इतना अच्छा शानदार रेडियो, हजारों मतलब सैकड़ों नाटक रेडियो के लिख दिए उसने, मेरे लड़के ने, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बड़ा अच्छा काम किया, मंच पर भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, है ना। तो ये है कि बच्चे जो है ना वो मेरे से ज्यादा योग्य हैं, इसमें इस कहने में मुझे कोई लज्जा नहीं है। बच्चे मुझसे ज्यादा समझदार हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। जैसे मेरे माँ बाप के कला को मैंने आगे बढ़ाया, उस तरह से बच्चे जो हैं वो मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं परिवर्तमान हूँ। यही तो आपका बड़प्पन है कि आप श्रेय नहीं लेना चाहते, जबकि सारा श्रेय जाता आप ही को है। नहीं, आता यूं है कि वो लगता है मुझे कि जो विशाल या तपन जो परफॉर्म करता है वो सोचता है कि देखो क्या है, ये मेरा वर्तमान है, मैं इनका भूतकाल हूँ। तो ऐसा लगता है मैं ही हूँ परफॉर्मिंग। अच्छा, मैंने खुद ने जो है आपकी कई प्रस्तुतियां देखी हैं मंच पर, और मैंने अभी कुछ मैं जैसे कि कैमरामैन भी हूं तो शूट भी किए मैंने आपके कई नाटक। तो उस दौरान मैंने खुद ने इस बात का आभास किया है कि जब भी आप मंच पर होते हैं, हाँ, तो ये मतलब एक आपके ऊपर आरोप भी लगाया जाता है कि आपके चेहरे की चमक से आपके साथ में जो रंगकर्मी होते हैं, युवा रंगकर्मी, उनके चेहरे भी फीके पड़ जाते हैं। इसका क्या कारण है? मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स होते थे, नाटक फर्स्ट आते थे हमारे। ऑल इंडिया में सारे प्रोविंसेस के नाटक आया करते थे, ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन हुआ करता था। तो हैदराबाद में हो रहा है, मैसूर में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। तो इस तरह के नाटक होते थे। तो मैं जब रोल करता था, रिहर्सल कर करा ली, तो बाद जब नाटक रवानगी पे आता था तो मेरे कोई स्टार्स, कोई एक्टर्स जो है, चाहे हीरोइन हो चाहे कोई और हो, वो डायरेक्टर से कान में कहा करते थे कि भट्ट हमको खा जाएगा, इसलिए हमारे लिए अलग से एक सीन और लिखो। और उनके लिए सीन लिखा गया है और उनको परफॉर्म करवाया गया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे कई चांसेस ऐसे आए। अच्छा, ईश्वर की कृपा है, कुछ ऐसा होता है नाटक में मैं बिल्कुल खो जाता हूँ। मेरी उम्र 82 वर्ष की है। आज मेरे से नाटक के लिए कहा जाए कि आप नाटक करो तो मैं जो है ना तो वापस कम से कम 25-26 साल का हो जाऊंगा। ये कुछ अंतर की बात है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, ये प्रभु की कृपा है और पता नहीं क्या आशीर्वाद है जो मैं बस नाटक तो सब कुछ। मैंने 40 वर्ष तक नौकरी करी सरकारी, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, नाटक की जिंदगी ज्यादा है। मैंने 2 घंटे दफ्तर अटेंड करके मैं तो रविंद्र मंच रेडियो स्टेशन और जाया करता था, टेलीविजन वहाँ बैठा हूँ, वहाँ रहता था, वहाँ घूमता था। वहाँ उस कलाकारी में मैंने सारी जिंदगी ज्यादा गुजारी है। तो इसलिए क्या है कि कुछ अंदर ही ऐसा है। एक तो फैशन के लिए नाटक करते हैं कि ओ वो है ना, और वो बैग लगा लिया, अरे वो ठीक है, बाल बड़ा है, वैसे करके आके और कर रहे हैं, 2 नाटक करके डायरेक्टर हो जाते हैं। वो वाली बात नहीं, हमने तो साहब पूजा की तरह से लिया है स्टेज को, थिएटर को। तो वो है, उस वजह से शायद ऐसा होता हो कि है ना, जो वो फीके पड़ जाते हैं खामा फीके पड़े। सिंसियरली लेना बात है और कुछ नहीं। अच्छा, आपके साथ के अभी शायद कलाकार बहुत कम हैं, क्या कभी आप सोचते हैं कि आपके साथ के जो पुराने कलाकार हैं, जो आपके युवा होने के समय से आपके साथ हुआ करते थे, जिनके साथ आप रंगमंच पर सक्रिय थे, तो आप चाहते हैं कि कभी ऐसा मौका मिले कि उन सभी को लेकर एक नाटक खेला जाए? वैसे तो बहुत कम बचे हैं, मेरे साथ के सब साथी चले गए हैं, बाकी कुछ और पुराने हैं। तो इच्छा तो मेरी शुरू से थी, आज से 10 से 8 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले भी थी कि तपन तो ऐसा नाटक लेके आ कि है ना, जो हम 4 बड़े बूढ़े, मैं SN पुरोहित वगैरह, ये 4-5 जने हैं, वो परफॉर्म करें। तो उसने कहा था हाँ भी, लेकिन वैसा हो नहीं पाई। लेकिन मेरी इच्छा जरूर रहती है कि हम सीनियर आर्टिस्ट जो है ना एक परफॉर्म करें, एक प्ले बढ़िया मंच पर साथ ही मिलके। क्योंकि आप जब भी किसी प्रोडक्शन में काम करते हैं तो सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके सामने, और वो आपके साथ अभिनय करने से पहले आकर आपके प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं आपका। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग हो जो आकर के सीधे गले लगे, ऐसी ख्वाहिश होती है? हाँ, ऐसा होता है। लेकिन अब तो मेरे टाइम पे तो सरताज साहब रहे हैं, सरताज नारायण माथुर, जबरदस्त डायरेक्टर, जबरदस्त एक्टर, बहुत बढ़िया साहब। अभी आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमने उनका इंटरव्यू किया था और अभी वो रिलीज कर भी दिया है। अरे सरताज साहब का जवाब नहीं, उनके साथ मैंने कम से कम 50-60 नाटक किए हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी किए हैं। सरताज जी बहुत टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया है
और कई बार क्या है, एक हीरो था पृथ्वीनाथ जोशी, फूलू फूलू कहा करते थे उसे, बम्बई है आजकल वो जी। ज्यादातर क्या बड़ा मुझसे ज्यादा खूबसूरत और जरा ऐसा हुआ करता था वो, तो उसको हीरो का रोल मिल जाता था, हमको साइड रोल कई बार करना पड़ता था। तो परफॉर्मेंस रिहर्सल देखने के बाद सरताज माथुर कहते हैं कान में आके, भटिया तू जो है इसको रोल दे दिया है, लेकिन तू यार 20 पढ़ता है, 21 ही पढ़ता है, 19 नहीं पढ़ता। तो वो इस तरह से सरताज साहब कहते थे, वो यूं है कि ऐसे कलाकार साथ में मिल जाए ना तो मजा आ जाए। 2-4 जने बड़ा बढ़िया के टीम हुए तो माखीजा, शीशद मखीजा बम्बई है आजकल, पृथ्वीनाथ जोशी, जान शिवपुरी खत्म हो गए, जीपी सिंह, जैसे अलका राव है, यहाँ रमा पांडे हैं, इला पांडे हैं, ये लोग मेरे साथ के हैं, मीनाक्षी वो भी मुंबई में, ये लोग साथ के हैं। अब ये लोग कोई भी नहीं है, सब वहां से हैं। तो एक बार करूंगा, आपने जो कहा है मैं सबको इनवाइट करके एक प्ले करूंगा जयपुर में, क्योंकि इच्छा तो पहले से थी, मैंने उस इच्छा को जागृत कर दिया। नहीं, ये करूंगा मैं, ये एक बार मैं करना चाहिए। अच्छा, कभी आपने निर्देशन किया है? किए हैं नाटक, 5-6 नाटक निर्देशन किए हैं, अच्छे नाटक हुए। तो आपके निर्देशन के किसी एक अच्छे से अनुभव को साझा करें। लैला मजनू किया था मैंने एक, लैला मजनू वो नाटक जो है वो एक्चुअली आधा तमाशा है। वो तमाशा क्या है कि मैंने कहा कि ये ठीक है, इसको मॉडर्न के रूप में किया जाए तो कैसे होगा। तो मैंने 2 तरह के लैला मजनू रखे, एक तो ट्रेडिशनल लैला मजनू, एक आज के लैला मजनू यूनिवर्सिटी वाले। जी जी जी। तो इस तरह के दोनों, एक सीन उसका, एक सीन उसका, एक सीन उसका, एक सीन उसका। बड़ा सफल नाटक रहा वो, बहुत अच्छा रहा, बहुत दर्शकों ने सराहा। तो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर ने भी किया, संगीत नाटक अकादमी ने भी किया, यहाँ देवार कला केंद्र में भी किया, नाटक बड़ा अच्छा रहा वो। और ऐसे ही मैंने, और दूसरी चीज, पहले रमेश मेहता वाले प्लेस का बड़ा शौक था मेरे को, जो वो फैसला वगैरह, वो जमाना हरी नाटक किए थे, और 2-4 नाटक मैंने बाकी तमाशे डायरेक्ट किए। लेकिन बेसिकली मेरी इच्छा तो जो है ना, मैं तो एक्टर ही रहा बेसिकली। डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं, नाटक कर लूंगा, बढ़िया हो गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी इच्छा अभिनय की रहती है। और दूसरी जो एक अभिनय होता है ना, अभिनेता जो होता है ना, वो जब डायरेक्ट करता है तो उसका अभिनेता हावी हो जाता है नाटक पे जी। जबकि नाटक का डायरेक्टर को अलग रहना चाहिए, नाटक के उनका टैलेंट बाहर आना चाहिए। जी बिल्कुल। एक आपका बेहतरीन सा संवाद सुनना चाहेंगे, हम सभी दर्शक भी सुनना चाहेंगे, बेहतरीन सा कोई संवाद जो यादगार है और आपके जहन में लगातार घूमता रहता है। हम घासीराम सावलदास, शहर पूना के कोतवाल, हिम्मत नहीं कर सकता कोई हमें टेढ़ी नजर से देखे, और देखे तो दोबारा न देखने पाए। यूं तो सब भगवान की कृपा है, पर एक बात है कि दिल खफा है। हमारी लाडली बेटी ललिता गोरी के हाथ पीले हो जाएंगे जिस दिन, सचमुच गंगा नहाए हुए मानेंगे हम उस दिन। बस अभी यही बंदोबस्त करता हूं, सवारों को हर सिमत रवाना करता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। युवा आपसे सीखते हैं, आपको देख देख करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। उनमें आपको देखने से ऊर्जा का संचार होता है युवाओं में। अभी एक नट सम्राट नाटक किया था हमने। हाँ। नट सम्राट को ज्यादातर वहाँ बम्बई के वो उन्होंने किया, श्री राम लागू वगैरह ने इन्होंने किया था ज्यादातर। किया नट सम्राट नाटक सबके की याद, अभी वहाँ चंडीगढ़ में भी इसका प्रदर्शन हुआ, 15 मिनट तक जनता, और फिर 25 जोड़े आए हैं और पैर छूते हैं। अब आप तो साहब कमाल है। तो कुछ एक्सपीरियंस तो ऐसे रहे हैं नाटकों के कि मतलब ये कि उसने कहा कि अब उसमें से मैंने कहा कि दर्शकों से कुछ पूछवाया था कि भाई आप लोगों की क्या सलाह है इस नाटक के बारे में। दर्शकों में से कुछ लोग बोले कि ये तो अभिनय तो करते ही नहीं है ये अभिनय करते लगते ही नहीं है, ये तो ओरिजिनल करते हैं, जो कुछ करते हैं, जो ऐसा नहीं लगता कि अभिनय कर रहे हो। रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रस्तुति हुआ करती है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर आपके बारे में ये बात कही जाती है तो। नहीं, अतिशयोक्ति क्या जी, बात ये है कि जीवन में नाटक को मैंने बहुत सिंसियरली लिया है। एक मेरे मित्र थे हमीदुल्लाह जी, बड़े अच्छे नाटककार, लिखते थे, लेखक, और उनके कंपटीशन
तो एक दिन मेरे को देख के बोले कि भटजी यार नाटक को बहुत सीरियसली लेते हो आप यार, आप नाटक को इतने सीरियसली मत लिया करो वरना परेशान हो जाओगे कभी। मेरे समझ में बाद में ही आया कि मेरे जीवन में नाटक ही नाटक रहता है। वास्तव में मैं नाटक को सीरियसली बहुत कर लेता हूँ। मेरा परिवार है, मेरे घर हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी है, मेरा सब कुछ है। मैं ऑफिस में रुका ही नहीं, 1 महीने तक छुट्टी ले ली। छुट्टी लेकर रिहर्सल रमेश मंच पे चले गए। वासु जी मेरे गुरु, उस्ताद, मेरे डायरेक्टर, मेरे नाम राशि, कहते भट्ट क्या हुआ? मैंने कहा साहब छुट्टी ले ली मैंने तो 1 महीने की। अरे छुट्टियों के बदले तनख्वाह पैसा मिलता है यार, तुम छुट्टी क्यों ली? मैं साहब हम तो नाटक में रिहर्सल करेंगे, हम तो नहीं करते। तो इतना सिंसियरली, इतना सीरियसली, मैंने रात को 2 बजे 1:30 बजे आ रहा हूँ घर पे। घर वाले कह रहे हैं क्या आप कितने बजे आ रहा है, देख रहा है? मैंने कहा तुम तो क्या, तुम्हारा क्या, तुम तो सो रहे हो। तो दूसरे दिन बड़े भाई साहब मजाक में कहते हैं मैं आया रात को 1:30 बजे वहाँ रविंद्र मंच से गुड़कता हुआ। तो वो भाई साहब क्या कहते हैं, जग रहे हैं, आजा। घर वालों ने मेरा भी बड़ा साथ दिया उस वक्त। जाता है करने तो, नाटक करने तो बढ़िया है, क्या है, नौकरी तो कर ही रहा है, बच्चों का तो पालन कर ही रहा है, नाटक करता है तो अच्छा है, कोई बात नहीं, घर की कला है, क्या है। अच्छा, रंगमंच ने आपको बहुत कुछ दिया होगा, नो डाउट। सबसे खूबसूरत चीज आपके लिए, सबसे कीमती चीज क्या है जो रंगमंच ने आपको दी है अब तक? रंगमंच ने जो दिया है वो तो एक तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मेरे को नाम दिया। दाम भले ही जरूरत नहीं है मुझे, है भी नहीं, नाम मेरे को खूब दिया। रंगमंच ने मुझे प्यार दिया और दूसरी चीज ईमानदारी दी, सिंसियरिटी दी, समय का पालन दिया और मेरे व्यक्तित्व को निखार दिया। अच्छा, व्यक्तित्व की आपने बात की, तो व्यक्तित्व में, मतलब व्यक्तित्व को निखारने में रंगमंच का किस प्रकार से योगदान हो सकता है? किस प्रकार क्या, आप अभिव्यक्ति जो है ना, एक तो बड़ी जबरदस्त पनपती है। तो अभिव्यक्ति के लिए जब आदमी, मैंने देखा मेरा पोता है टंकू, मेरा भतीजा है, उसका लड़का जी, वो जो प्रेजेंटेशन दे रहा था बिजनेस का, तो वो अंग्रेजी में ऐसा बोल करके सारा ऐसा शानदार प्रेजेंटेशन दिया उसने। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा ये इसकी बचपन की नाटक करने की कला है जी। जो बिना हिचक के लगातार बोलता रहता है और सारा कुछ करता है और अपनी बात का को मतलब दर्शकों के सामने पहुंचाता है, तो कमाल है। तो ये एक तो ये हिचक दूर होती है जी थिएटर से। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपने को अभिव्यक्त आसानी से कर सकते हो। कई लोग शर्माते हैं करते हुए, खुले तौर पर अपनी बात को कह सकते हैं। दूसरी चीज, जिस तरह से थिएटर में आदमी करता है ना, आदमी परफॉर्म करता है, फिर ताली मिलती है, तो हर जगह उसको ऐसा लगता है कि मुझे सब जगह ही ताली मिले जी। तो इस तरह से व्यक्तित्व निखरने का मतलब ये है। और ग्रेट। हर मामले में जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है, मतलब धड़क खुलती है, धड़क कहते हैं ना। कई बार वो मंच पर खड़े होते हैं, वो भाषण देते हुए वो बड़ा नहीं आता है, बड़ा मुश्किल होता है भाषण देना, वो करना, वो भी करना। लेकिन क्या है कि जो जिसने थिएटर किया है वो कुछ भी कहीं चकराने का काम नहीं उसका। तमाशा की आपने बात कही थी कि तमाशा में जो है नृत्य भी होता है, गीत भी होता है, संवाद भी होते हैं। संवाद तो आपसे सुन लिया, एक छोटा सा गीत, कुछ पंक्तियां। हर सुंदर क्या है तेरा नाम, रहना कौन मोहल्ले ठाम। सुंदर क्या है तेरा नाम, रहना कौन मोहल्ले ठाम। गबरू हुस्न चमन गुलजार, पाया मैं तेरा दीदार। गबरू हुस्न चमन गुलजार, पाया मैं तेरा दीदार। बहुत इस तरह से है वो। अब ये क्या है कि सवाल जवाब हो गया एक तरह से। और जैसे है कि कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, क्या है, तुम कहाँ, कौन हो, वो नहीं। सुंदर क्या है तेरा नाम, रहना कौन मोहल्ले ठाम। सुंदर। अब इस तरह से जो डायलॉग्स हैं वो गा करके परफॉर्म होते हैं और ऐसा नहीं लगता है कि गा करके किए जा रहे हैं जी। तो उसमें ऐसा ही लगता है जैसे वो पूछ ही रहा है कि तेरा नाम क्या है, ऐसे वो कहे तो गरू उसमें पाया मैं तेरा दिया। और इस तरह के ये तमाशा म्यूजिक जो है, ये थिएटिकल म्यूजिक है। उसका एक तो महफिल में गाना होता है ना, जनता सामने बैठी गाते हैं, लेकिन जो तमाशे का म्यूजिक है वो थिएटिकल है,
ग्रेट। उसमें चारों तरफ बैठ के वो परफॉर्म गा करके गाता है, होती है शुद्ध शास्त्रीय संगीत, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे नाटक कर रहा है, नाच करके, गा करके। अच्छा, अब चलते चलते हमारे जो आज के युवा हैं, जो रंग कर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक संदेश। उनके लिए संदेश ये है कि भैया नाटक करना नाटक नहीं है, नाटक एक तपस्या है, एक पूजा है, पाठ है। और दूसरी चीज, रोजी रोटी पर कमाने का साधन नाटक नहीं है, नाटक सेवा है, पूजा है। आप उसको पूजा समझ के करोगे तो बहुत जबरदस्त कलाकार निकलोगे। और आप ये सोचे कि हाँ ठीक है, दिखावे का कि हाँ दीगर लोग मेरे पूछे व्हाट्सअप क्या कह रहे हैं, वो फैशन, वो मत समझो और नाटक को सिंसियरली लो। दूसरी चीज, कमाई का साधन मत समझो, कमाई का साधन समझे और आप रह जाओगे। आप सोचे नाटक पैसा नहीं देगा, नाटक नाम देगा। पैसा अपने आप मिलना है जो मिल जाएगा आपको। फिल्मों में मैंने क्या है कि रेडियो से कमाया, थिएटर पे खर्च किया। बहुत सुंदर। वहां से कमाता था, नाटक थिएटर पे खर्च करता था। और ये इसलिए भी जरूरी है कि थिएटर सिखाता है, और जो सिखाता है उससे लेना क्या, उसको तो देना ही होता है। देना ही देना है, ठीक है। ये तो सरस्वती की पूजा है साहब जी। तो इसलिए क्या है कि कभी इस तरह का नहीं, सब अच्छे काम निकलोगे। और क्या है कि नाटक को कमाई का साधन समझोगे तो डूब जाओगे। बिल्कुल। कई लड़के देखे वो बिना उसके नहीं, रोजी रोटी का साधन अलग, नाटक अलग। और सही भी है, रंगमंच बहुत कुछ देता है, उससे हम कमाई की भी उम्मीद करेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। प्रोफेशनल थिएटर्स में जाने के चक्कर में लोग सही रंगमंच को, असली रंगमंच को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। उनके लिए रंगमंच कमाई का साधन भी होना चाहिए, लेकिन कमाई के लिए और भी कई जरिए हैं। रंगमंच आपकी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप कर देता है कि आप रंगमंच से जुड़ने के बाद किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां झंडे गाड़ते हैं। ये थे हमारे साथ श्री वासुदेव जी भट्ट, जिन्होंने आज हमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया, हमें अपना आशीर्वाद दिया। आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अनकट टॉक्स विद प्रशांत की ये कड़ी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आगे की आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहे, उसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो फिर बहुत जल्द फिर मिलते हैं। धन्यवाद।